हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से, बेहतरीन रूप से कर रहे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रशिक्षण क्लासेस पर। जैसा कि हम लोगों ने सुपर 30 बैच के अंतर्गत अभ्यास श्रृंखला 18 का अध्ययन कर लिया गया था। PYQs विथ कॉन्सेप्ट को देखा गया था और हमने बताया था कि ये फिजिक्स का हमारा अंतिम अभ्यास श्रृंखला है, अर्थात अंतिम जो है अभ्यास श्रृंखला है। आज का जो हम लोगों की अभ्यास श्रृंखला है वो केमिस्ट्री है, अर्थात रसायन विज्ञान है, जो अभ्यास श्रृंखला 19 होगा। और जैसे हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत, भौतिकी के अंतर्गत जो है PYQs विथ कॉन्सेप्ट देखा जा रहा था, उसी प्रकार से हम लोग आज कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं, तो केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का जो हमारा टॉपिक है वो पदार्थ है, अर्थात आप ये भी कह सकते हैं मैटर का अध्ययन आज हम लोग करने वाले हैं। पदार्थ के बारे में जानने वाले हैं, ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। आज इनसे संबंधित हम लोग PYQs विथ कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। तो आइए मेरे साथी चलते हैं हम अपने प्रश्न की तरफ, और एक एक प्रश्न को विथ कॉन्सेप्ट देखा जाता है। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ मेरे साथियों। पहला प्रश्न कह रहा है, खाली स्थान है मेरे साथियों, कह रहा है कि विसरण में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। विसरण की बात कर रहा है, आपको ऑप्शन दे रखा है ठोस, फिर दे रखा है द्रव, फिर दे रखा है गैस, फिर दे रखा है प्लाज्मा। अर्थात विसरण सर्वाधिक किसमें होता है, ठोसों में होता है कि द्रव में होता है कि गैसों में होता है कि प्लाज्मा में होता है। तो मेरे साथी आइए थोड़ा से ठोस के बारे में देखा जाता है और लिक्विड के बारे में, अर्थात द्रव के बारे में देखा जाता है और गैसों के बारे में। अगर हम बात करें कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थ के गुण, संरचना एवं संगठन या उनकी विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री कहते हैं। अब अगर हम बात करें रसायन विज्ञान का, मैंने टॉपिक कौन सा लिया है, तो मैटर लिया है। अर्थात जो है मैटर को हम लोग कैसे जो है कि बांटते हैं, तो मैटर को दो भागों में बांटकर विभाजित किया जाता है। एक होता है भौतिक आधार पर और दूसरे की अगर हम बात करें तो रासायनिक आधार पर। भौतिक आधार की अगर हम बात करें तो भौतिक आधार पर ठोस का अध्ययन किया जाता है और द्रव का अध्ययन किया जाता है, गैस का किया जाता है और प्लाज्मा के बाद BEC। अर्थात अगर हम बात करें हमारे प्रकृति में जो माध्यम पाए जाते हैं वो 3 पाए जाते हैं, लेकिन जो प्लाज्मा है और BEC है इसे लैब में निर्मित किया गया है। ये अगर हम बात करें तो प्रकृति में नहीं पाया गया था, इसे लैब में निर्मित किया गया था। अब अगर हम बात करें कि सबसे पहले पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ, एक मिनट मेरे साथी पेन ले लें। उसके बाद अगर हम बात करें कि पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक, और अगर हम बात करें ये पदार्थ किसका भाग होता है, तो जो पदार्थ होता है वो मैटर का भाग होता है। किसका भाग होता है हमारे साथी, तो मैटर का भाग होता है, अर्थात जो है द्रव्य का भाग होता है। किसका भाग होता है मेरे साथी, द्रव्य का। द्रव्य किसे कहा जाता है, तो आप लोग पढ़े होंगे 9th में, हाई स्कूल में, संसार की वो प्रत्येक वस्तु जो कुछ स्थान घेरती हो, क्या करता हो हमारे साथी, कुछ स्थान घेरता हो, एवं जिनके पास अपना द्रव्यमान हो, कुछ क्या हो, मास हो अर्थात द्रव्यमान हो, जिन्हें हम अपने ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकें। कैसे महसूस कर सकें मेरे साथियों, तो अपने ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकें, एवं
जो जड़त्व के नियम पर कार्य करता हो। किसके नियम पर मेरे साथी? जड़त्व के नियम पर कार्य करता हो। जड़त्व का नियम हमने पढ़ा रखा है। किसे जड़त्व का नियम कहते हैं? इनर्शिया का नियम कहते हैं। तो न्यूटन के गति के फर्स्ट नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम या इनर्शिया का। अब अगर हम बात करें तो जैसे हमने बताया, संसार का प्रत्येक वस्तु जिसका जो स्थान घेरता हो, जिसका कुछ द्रव्यमान हो, जिसे ज्ञानेंद्रियों से महसूस किया जा सके एवं जो जड़त्व के नियम पर कार्य करता हो, उसे क्या कहते हैं? आप द्रव्य कहते हैं, अर्थात मैटर कहते हैं। अच्छा, द्रव और द्रव्य में कंफ्यूज मत होइएगा, है ना, लिक्विड एंड मैटर। अब जैसे आपके पास कॉपी होगा, पेन होगा, अगर जब आप इसे रखेंगे तो कुछ स्थान घेरेगा। ये पेन है तो ये आप जब रखेंगे तो कुछ स्थान घेरेगा, इसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा, मास होगा मेरे साथी। और अगर हम कहें कि आप अपनी आंखें बंद कर लो और आपके हाथ में इसे पकड़ाएं तो आप इसे टच करके महसूस कर सकते हैं कि नहीं, हाँ ये पेन होगी, तो ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। अगर आप इसे रख दिए तो जब तक आप इस पर बाह्यबल नहीं लगाएंगे तब तक क्या ये जो है इधर मतलब अपना स्थान छोड़ेगी? क्या नहीं छोड़ेगी। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है, विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। विसरण को समझने से पहले अगर हम बात करें तो मेरे साथियों, कुछ ठोस के बारे में और कुछ द्रव के बारे में और कुछ गैस के बारे में आपको बताते हैं। ठोस, सॉलिड, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो द्रव, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गैस। जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है उसे आप क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं, ठोस कहते हैं। जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है उसे आप क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं, लिक्विड कहते हैं। जिसका कुछ भी ना जो है, जैसे जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो उसे क्या कहते हैं मेरे साथी? गैस कहते हैं। अब आपसे ये थोड़ी पूछेगा कि ये बताइए कि ठोस किसे कहते हैं। जैसे हम आपसे पूछें ससंजक बल का मान, ससंजक बल का मान ठोस का अधिक होगा कि द्रव का अधिक होगा कि गैस का अधिक होगा? अगर हम बात करें अंतर आणविक बल किसका अधिक होगा, घनत्व किसका अधिक होगा, भार किसका अधिक होगा, अगर हम बात करें क्वथनांक किसका अधिक होगा, तो मेरे साथियों अगर हम बात करें ये भौतिक आधार पे जो हम लोग विभाजन करते हैं, भौतिक आधार पर जो हम विभाजन करते हैं उसके अंतर्गत हम लोग ठोस का अध्ययन करेंगे, करते हैं। किसका अध्ययन? ठोस का। दूसरा द्रव का करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गैस का करते हैं। उसके बाद किसका किया जाता है मेरे साथी? तो प्लाज्मा। किसका किया जाता है? प्लाज्मा और बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब अगर हम बात करें तो ये जो भौतिक आधार पर विभाजन किया गया है, डिवीजन किया गया है, ये किसके आधार पर किया गया है? तो अंतर आणविक बल के कारण किया गया है। किसके कारण किया गया है मेरे साथियों? तो अंतर आणविक बल के कारण किया गया है। और अंतर आणविक बल जो होता है वो दो बलों पर कार्य करता है। एक होता है मेरे साथी ससंजक बल और दूसरा होता है असंजक बल। कौन सा बल होता है? असंजक बल। और हमने किसी फिजिक्स के अगले अभ्यास श्रृंखला में किसी
अभ्यास श्रृंखला में ससंजक बल क्या होता है और असंजक बल क्या होता है हमने बता रखा है मेरे साथियों। ससंजक बल जब समान अणुओं के बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? ससंजक बल। कैसे अणु? समान अणु के बीच, समान अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल कौन सा बल होता है? ससंजक बल। और असमान, कौन सा? असमान अणुओं के बीच लगने वाला बल कौन सा बल होता है? असंजक बल। जैसे बोर्ड या बोर्ड के अणुओं के बीच कौन सा बल कार्य कर रहा होगा मेरे साथी? बोर्ड है, बोर्ड के अणुओं के बीच जो बोर्ड के अणु होंगे समान होंगे, मॉलिक्यूल जो होंगे समान होंगे, उनके बल, उनके बीच जो बल कार्य कर रहा है आकर्षण बल, उसे क्या कहेंगे? ससंजक बल कहेंगे। और अगर हम बात करें पेन और बोर्ड के बीच, जैसे मैं पेन से लिख रहा हूं तो कोई ना कोई बल कार्य कर रहा है, तो कौन सा बल कार्य कर रहा है? असंजक बल। और मैंने बताया था जब ससंजक बल के मान से अधिक हो जाए असंजक बल तो वस्तुओं, आप वस्तुओं पर चिपक जाता है या वस्तुएं भीग जाती हैं। जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं तो ये बोर्ड पर चिपक गया, तो कौन सा बल अधिक है यहां पर? तो कौन सा बल अधिक है मेरे साथी? असंजक बल। हालांकि ये तो डिजिटल बोर्ड है, इंक वाले बोर्ड पे जो लिखा जाता है, अगर असंजक बल का मान अधिक ना हो तो इंक जो चिपकती है बोर्ड पे वो चिपकेगी नहीं। आप काजल ओजल भी लगाते होंगे तो आपके त्वचा पर जो काजल चिपकता है, आपके आंखों के अणुओं के बीच और काजल के अणुओं के बीच जो बल अधिक कार्य करता है वो असंजक बल कार्य करता है, तभी चिपकता है, नहीं तो चिपकेगा नहीं, है ना। तो अगर हम बात करें ससंजक बल का मान किसमें अधिक होगा मेरे साथियों, तो ससंजक बल का मान सदैव अधिक होगा किससे? द्रव से। और उससे कम किसमें होगा? गैस में होगा। घनत्व की अगर बात करें सबसे ज्यादा ठोस में, फिर किसमें? द्रव में, फिर किसमें? गैस में। किसके अणु पास पास होंगे सबसे ज्यादा पास पास? तो ठोस के होंगे, फिर द्रव के होंगे, और गैस के अणु पास पास नहीं होते, इसीलिए तो ये गैस है ना। अगर आपका परिवार आपके साथ है, पास पास हैं, तो आप मजबूत हैं कि नहीं है? ठोस हैं कि नहीं है? आपका परिवार आपसे दूर हो गया, दूर दूर सब लोग हैं, तो आप ठोस रह जाएंगे क्या? नहीं। तो उसी एग्जाम्पल को आप यहां पर सेट कर दो। अणु अगर जितने पास पास होंगे उतने अगर वो कौन होगा? ठोस। थोड़ा से अणु दूर दूर होंगे तो लिक्विड अर्थात द्रव। अगर हम बात करें जिसके अणु जो है पास पास क्या नगण्य के बराबर होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? गैस। तो मेरे साथी जिसके अणु दूर दूर होंगे, जिसको कोई, जिसके घर के गार्जियन दूर होंगे, उसको कोई देखने वाला नहीं होगा कहां जा रहा है कहां आ रहा है, तो सबसे ज्यादा कौन टहलेगा, कौन घूमेगा? जिसके आगे पीछे कोई नहीं है। तो उसी प्रकार किसके आगे पीछे कोई नहीं है? तो गैस के, इसके अणु बहुत दूर दूर रहते हैं अर्थात नगण्य के बराबर होते हैं। तो सबसे ज्यादा विसरण किसमें पाया जाएगा मेरे साथियों? तो सबसे ज्यादा विसरण किसमें पाया जाएगा? गैसों में पाया जाएगा। अर्थात हमारा राइट ऑप्शन क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ मेरे साथियों। करा है अब तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं निर्धारित की गई है? ये लो अभी तो समझाया था मेरे साथियों, कितनी अवस्थाएं हैं? ठोस है, द्रव है
और कौन है मेरे साथी, गैस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कौन है मेरे साथी, प्लाज्मा। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बीईसी होता है। ये अगर हम बात करें तो प्राकृतिक हैं, जिसे जो हमें नेचर से प्राप्त हुए हैं। और ये क्या है मेरे साथियों, तो ये क्या है, तो ये कृत्रिम है, इसे लैब में निर्मित किया गया है। समझ में आया। तो टोटल कितनी अवस्थाएं आपको देखने को मिली, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी, अर्थात टोटल कितनी अवस्थाएं हैं मेरे प्यारे साथी, तो टोटल 5 अवस्थाएं हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। और गलत वाले को हम हमेशा क्या कहते हैं मेरे साथी, कि इसे क्या कर लीजिए आप, अंडरलाइन हमेशा कर लेंगे गलत वाले को, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन आते आते हम लोग परीक्षा में गलत करके चले आते हैं। ठीक है, अंडरलाइन हमने कर लिया। कह रहा है पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। फिर कह रहा है पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। फिर कह रहा है ये बात सही है, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। फिर कह रहा है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बिल्कुल सही, आकर्षित करते हैं। फिर कह रहा है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है। ये भी बात सही है। कौन सी बात नहीं सही है मेरे साथी, तो कह रहा है पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। मेरे साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में नहीं होते हैं, मोशन की अवस्था में होते हैं, अर्थात गति की अवस्था में होते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं मेरे साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है मिश्रण की प्रकृति में हो सकता है, मिश्रण की प्रकृति में हो सकता है। कह रहा है समांगी, फिर कह रहा है विषमांगी, फिर कह रहा है समांगी और विषमांगी दोनों, फिर कह रहा है शुद्ध पदार्थ। तो मिश्रण की प्रकृति में मेरे साथियों समांगी भी हो सकता है और विषमांगी भी हो सकता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथियों, तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। आइए थोड़ा सा मिश्रण के बारे में जानते हैं। मिश्रण क्या होता है, जब दो यौगिकों को या तत्वों को अनिश्चित मात्रा में मिलाया जाता है तो जो उत्पाद बनता है उसे क्या कहा जाता है, मिश्रण कहा जाता है। और जो मिश्रण होता है हमारे साथी, मिक्सचर जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है मेरे साथी, तो मिश्रण 2 प्रकार का होता है। एक होता है समांगी और दूसरा होता है विषमांगी। कौन सा होता है मेरे प्यारे साथियों, तो दूसरा होता है विषमांगी। विषमांगी, समांगी और विषमांगी। अगर हम बात करें समांगी किसे कहते हैं, विषमांगी किसे कहते हैं, वे मिश्रण जिनके अवयवों को हम भौतिक या भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है, समांगी। और जिनको अलग किया जा सकता है उसे क्या कहा जाता है, विषमांगी। अर्थात एक चीज और आप कर सकते हैं कि जिसका स्वाद हर जगह समान हो, स से पकड़िए, जिसका स्वाद हर जगह समान हो उसे समांगी कहेंगे। और बी का मतलब विषम, आप पकड़ लीजिए, विषम का मतलब होता है अलग अलग। और जिसका स्वाद अलग हो, अलग अलग हो, उसे विषमांगी कहते हैं। जैसे आप एक बीकर लीजिए, एक बर्तन लीजिए और इसमें जल लीजिए। अब जल में जो है आप बालू को डाल दीजिए। किसको डाल दो मेरे साथी, बालू को डाल दीजिए।
अब इसको बढ़िया सा मिला लीजिए। तो ये बताइए बालू और पानी को अलग किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? बालू और पानी को अलग किया जा सकता है। और अगर हम कहें कि थोड़ा सा इसका स्वाद चखिए, तो आप जब इसका स्वाद चखेंगे तो ऊपर के हिस्से का स्वाद अलग होगा और नीचे के हिस्से का स्वाद क्या होगा मेरे साथी? अलग होगा। वहीं पर आप एक दूसरा बीकर लीजिए और इस बीकर में आप जल लिए हैं, जल ले लीजिए और मिट्टी ले लीजिए। क्या ले लीजिए मेरे साथी? मिट्टी। दोनों को मिला लीजिए। ये बताइए इसे आप अलग कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। और जब इसको चखेंगे तो इसके स्वाद भी क्या होंगे? अलग होंगे। वहीं पर समांगी मिश्रण की अगर हम बात करें तो समांगी मिश्रण की अगर हम बात करें मेरे साथी, आपने जल लिया और इसी जल में आपने शुगर डाल दिया अर्थात चीनी डाल दिया और बढ़िया से आपने मिला लिया, शरबत बन गया। थोड़ा से आपने नमक भी डाल दिया। जल हो गया, शुगर हो गया, नमक हो गया। गर्मी का समय आ रहा है तो हम लोग ग्लूकोज बनाते हैं, तो थोड़ा सा इसी में नींबू भी डाल दिया। क्या डाल दिया मेरे साथी? तो थोड़ा सा नींबू भी डाल दिया। बन गया हमारा ग्लूकोज। नमक, पानी, चीनी और नींबू। अब हम कहें इसको बढ़िया से आप मिला लीजिए, उसके बाद इसको अलग करिए। तो क्या पानी से आप नींबू को अलग कर लेंगे? क्या चीनी को अलग कर लेंगे? क्या मिलाने के बाद की बात कर रहा हूं, ऐसा मत कहिएगा कि सर चीनी डाला और पानी को अलग कर लेंगे, चीनी को अलग कर लेंगे। बढ़िया से घोल लीजिए आप, तब की बात कर रहा हूं। नमक को अलग, सॉल्ट को अलग कर लेंगे? क्या नहीं कर लेंगे। तो मिश्रण कितने प्रकार के? दो प्रकार के, समांगी और विषमांगी। अर्थात आप एक परिभाषा और लिख सकते हैं कि जिसके बिले या विलायक को अलग ना किया जा सके, जिसके बिले और विलायक को अलग ना किया जा सके उसे समांगी मिक्सचर अर्थात मिश्रण कहते हैं। आप यहां पर लिख सकते हैं जिसके बिले व विलायक को अलग किया जा सके उसे कौन सा मिश्रण कहेंगे? समांगी मिश्रण कहेंगे। विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है? तो जैसे जिसकी मात्रा अधिक होती है, जिसकी मात्रा, ध्यान से नोट कीजिए, विलेय और विलायक में बहुत कंफ्यूजन होता है। जिसकी मात्रा अधिक होती है, हमने क्या बताया मेरे साथी? जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं और जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। जैसे सर ये बताइए, अभी मैंने आपको ग्लूकोज पिलाया, नमक, शुगर, चीनी, जल। ये बताइए कि जल की मात्रा अधिक होगी, इसमें मात्रा किसकी अधिक होगी? जब आप ग्लूकोज बनाएंगे शुगर के साथ, नींबू के साथ, चीनी के साथ, तो जल के साथ, तो किसकी मात्रा अधिक होगी? चीनी ज्यादा लेंगे कि पानी ज्यादा लेंगे? पानी ज्यादा होगा। नींबू ज्यादा लेंगे कि नींबू का पानी ज्यादा लेंगे, रस लेंगे कि पानी ज्यादा लेंगे? पानी ज्यादा लेंगे। तो यहां पर जल जो है, वाटर जो है, पानी जो है,
वो क्या है, विलायक है, और नींबू, नमक और शुगर जो है वो विलेय है। क्या है, विलेय है। या दो चीजें मैंने बताया, जिसका स्वाद हर जगह समान हो उसे समांगी, जिसका स्वाद अलग अलग हो जगह जगह पर उसे विषमांगी, या जिनके विलेय और विलायक को अलग ना किया जा सके उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। अर्थात दूसरा हमने बताया, जिसके विलेय और विलायक को अलग किया जा सके उसे क्या कहा जाता है, विषमांगी मिश्रण। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आइए चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या था मेरे साथी, मिश्रण की प्रकृति में हो सकता है, तो मिश्रण की प्रकृति समांगी भी हो सकती है और विषमांगी भी हो सकती है। समांगी क्या होता है, विषमांगी क्या होता है, आप लोगों ने अच्छे से समझा। चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ मेरे साथी। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है। कह रहा है पीतल है, कि पानी में चीनी का घोल है। अभी तो मैंने बताया था कि पानी और चीनी का घोल कैसा घोल होगा, जो है समांगी होता है, विषमांगी तो होता नहीं है। पीतल की अगर हम बात करें तो ये भी कैसा होता है मेरे साथी, तो समांगी होता है। ये भी कैसा है मेरे साथी, तो समांगी मिश्रण है। कौन सा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। और वायु भी अगर हम बात करें तो कौन सा मिश्रण है मेरे प्यारे साथी, तो वायु भी समांगी मिश्रण है। कौन सा मिश्रण है, समांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण, समांगी। जबकि दूध कौन सा मिश्रण है, तो विषमांगी मिश्रण है। कौन सा मिश्रण है मेरे साथी, तो विषमांगी मिश्रण है। अर्थात हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए मेरे साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है। कह रहा है मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं। मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। इसे भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है। इसकी संरचना तय है। हमारा राइट आंसर क्या है मेरे साथी, तो ऑप्शन नंबर ए, अर्थात इसकी संरचना तय है। एक मिनट मेरे साथियों, जो है मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं। मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं, बात सही। ये भी सही है, ये भी सही है। नहीं करता है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे पहले। इसे भौतिक विधि से अलग किया जाता है। अगला अगर हम बात करें, इसकी संरचना तय है, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है मेरे साथी। तो अगर हम बात करें तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए मैंने यहां पर अंडरलाइन नहीं किया था, नहीं करता है, और वो गलत हो रहा था। इसलिए हमेशा कहते हैं कि नहीं जहां पर है गलत है, नहीं है, इनमें से कौन सा सही है, इसको हमेशा आप अंडरलाइन कर लेंगे। चलिए चलते हैं मेरे साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में नहीं घुलते और घोल सॉल्यूशन नहीं बनाते तो उन्हें क्या कहा जाता है। सॉल्वेंट कहते हैं, कि सॉल्यूट कहते हैं, कि अमिश्रणी कहते हैं। तो मेरे साथी जब नहीं घुलेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, अमिश्रणीय। अर्थात हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथियों, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। चलिए, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, इससे खूब क्वेश्चन बनते हैं, भर भर के बनते हैं। चलिए एक चीज नोट कर लेंगे कि भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। क्या होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। इन्हें हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं मेरे साथी, इन्हें हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात जो है दूसरे अर्थात नए उत्पाद का निर्माण नहीं होता है।
जैसे मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, मोम पिघला तो जब पिघलता है तो आसपास वहीं रहता है, फिर आप उसमें एक छोटा सा धागा डाल दीजिए, फिर जलाइए, फिर जलेगा। जलने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मोम का पिघलना। जब मोम पिघला तो क्या उससे कुछ नया बना? क्या दोबारा उससे मोम प्राप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जब पिघलेगा? तो मैंने दो चीज बताया, याद रखिएगा। भौतिक परिवर्तन में ये उत्क्रमणीय होंगे, नए उत्पाद का निर्माण नहीं होगा, और रासायनिक परिवर्तन में ये उत्क्रमणीय नहीं होते हैं और हमेशा नए उत्पाद का निर्माण होगा। जैसे अगर हम बात करें बर्फ का पिघलना, क्या बात की, कौन सा प्रश्न है? बर्फ का पिघलना। ऑप्शन में दिया तो नहीं है, चलिए दिया तो है। ठोस का द्रव में पिघलना, ठोस अर्थात हम कह सकते हैं बर्फ का द्रव में पिघलना। बर्फ ठोस है मेरे साथी, ठीक है, पिघल जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लिक्विड को फिर हम फ्रीज में रखेंगे, फिर बर्फ बन जाएगा। दोबारा आप पा गए कि नहीं उसी फॉर्म में? फिर कह रहा है गैसों का द्रव में द्रवीकरण, गैस का टेम्परेचर आप घटा दीजिए, वो द्रव में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन जैसे फिर टेम्परेचर आप बढ़ा दो, द्रव का वो गैस में परिवर्तित हो जाएगा, फिर दोबारा आपको उसी अवस्था में मिल जाएगा। पदार्थ का दहन, पदार्थ का दहन मेरे साथी राइट आंसर होगा। ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये कौन सा परिवर्तन है? तो ये रासायनिक परिवर्तन है। अगला कह रहा है द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण, कोई दिक्कत नहीं है, द्रव के टेम्परेचर को बढ़ाओ, गैस में परिवर्तित हो जाएगा, फिर गैस के टेम्परेचर को घटाओ, फिर द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। आप दोबारा प्राप्त कर लिए, कोई नया उत्पाद नहीं बना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? अगले में क्या था? भौतिक परिवर्तन नहीं है, और इसमें पूछा है कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो प्लेटिनम कह रहा है ईंधन का दहन, ईंधन का दहन कौन सा परिवर्तन था मेरे साथी? आप ईंधन को जला दिए, राख में परिवर्तित हो गया। अब हम कहे एक काम करो, मुझे वही लकड़ी फिर से दोबारा चाहिए जो राख बन गई, दे पाओगे क्या? दोबारा उसे प्राप्त कर सकते हो क्या? नहीं। लकड़ी का गुण संरचना संगठन अलग होगा, जबकि राख की अगर हम बात करें तो उसका गुण संरचना संगठन विशेषता अलग होगा। अगला कह रहा है अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन। तो मेरे साथी इनमें से कौन सा परिवर्तन नहीं है पूछा है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण अर्थात लोहे में जंग का लगना भी रासायनिक परिवर्तन है। प्लेटिनम तार का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा नहीं था? तो अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ मेरे प्यारे साथियों। कह रहा है संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुरूप होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, एवोगैड्रो यहां पर होना चाहिए था मेरे साथियों, एवोगैड्रो का नियम, गैसी आयतनों का नियम, गणित अनुपात का नियम। तो कौन सा हो सकता है मेरे साथी? अरे मेरे साथी जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमारा राइट आंसर होगा। कौन क्या होगा मेरे साथी? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अभिकारक और उत्पाद, किसकी बात हम कर रहे हैं? अभिकारक और उत्पाद। जिस तत्व का परमाणु क्रमांक अभिकारक में जितना होगा उतना किसमें होना चाहिए? उत्पाद में होगा। इसी को हम लोग कहते हैं जो है संतुलित अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संतुलित अभिक्रिया। तो द्रव्यमान जो है अभिकारकों का द्रव्यमान
एवं उत्पाद का द्रव्यमान सदैव क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और इसी को हम लोग कहते हैं संतुलित अभिक्रिया। और हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे भी, जो है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो जब टॉपिक का अध्ययन किया जाएगा तो इसके बारे में बेहतरीन रूप से समझा जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ मेरे साथियों। कराए निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था? जॉन डाल्टन, जोसेफ एल प्राउस्ट, एंटोयन लेवाइजियर, जोन्स जैकब बर्जिलियस। तो मेरे साथी किसके द्वारा दिया गया था? तो प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो है जोसेफ एल प्राउस्ट ने दिया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है CaO में द्रव्यमान के अनुसार Ca और O का अनुपात होता है। अगर हम बात करें मेरे साथी तो Ca का परमाणु क्रमांक 40 और O का कितना होता है? 16। अब इसको अनुपात में रख लो मेरे साथी और इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा? 8 2 जा 16 और 8 5 जा जो है 40। तो कितना मिल गया मेरे प्यारे साथियों? तो 5:2 अर्थात 5:2। और ये तभी आप कर पाएंगे जब आपको परमाणु क्रमांक लर्न रहेगा, याद रहेगा। तो इसलिए अब आप लोग पीरियाडिक टेबल उठाइए और पीरियाडिक टेबल उठाकर उससे सभी का परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार को एकदम पूरी तरीके से कंठस्थ कर डालिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मेरे साथियों बनता है और इसमें कोई तुक्का नहीं चलता है, कोई अंदाजा नहीं चलता है जब तक कि ये चीजें आपको याद नहीं रहेंगी। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है हमारे साथी? तो 5:2 हमारा राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ मेरे साथी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार, बड़ा लंबा चौड़ा है, चलिए चलते हैं। रासायनिक पदार्थ में भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। कह रहा है भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। फिर कह रहा है रासायनिक पदार्थ में यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं। क्या कह रहा है मेरे साथी? रासायनिक पदार्थ में यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं। फिर कह रहा है रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। तो मेरे साथी अभी तो हम लोग पिछले वाले प्रश्न में देखा गया था, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं। और किसने दिया था मेरे साथी? तो प्राउस्ट ने दिया था। किसने दिया था मेरे साथी? तो प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ मेरे साथियों। आज के लिए बस इतने ही प्रश्न। मिलते हैं आपसे अगले अभ्यास श्रृंखला में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी दमदार तरीके से पढ़ाई लिखाई करते रहिए। आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद।